पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिला क्या कहीं पे? कहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में? हाँ, किसी को नहीं पता चला कौन सी एनसीईआरटी में दिया हुआ है? हाँ, नहीं पता चल पाया, मतलब तुम लोगों ने देखा ही नहीं घर जाके, है ना। क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? क्लास 11th की एनसीईआरटी में। अपन लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर दी हुई हैं? क्लास 11th एनसीईआरटी में दी हुई है। समझ गए? तो सब लोग जाके एक बार रिवाइज करोगे उसको, है ना। अर्थक्वेक भी दिया हुआ है, उसके इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स भी दी हुई हैं, पी वेव एस वेव क्या होती हैं, उसका कैसा इंपैक्ट लगता है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर दी हुई हैं। इजी है। अच्छा, अब कल हम लोग ये देख रहे थे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे स्ट्रक्चर कोलैप्स कैसे होता है, राइट। स्ट्रक्चर कोलैप्स के बारे में भी समझना पड़ेगा ना, कि अर्थक्वेक आता है तो उससे स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। तो वह स्ट्रक्चर कोलैप्स होता कैसे है, आखिर वेव्स कैसे जनरेट होती है जिसके कारण क्या हो जाता है स्ट्रक्चर कोलैप्स। दो वेव्स आती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। सरफेस वेव्स तो कहाँ मूव करती हैं? सरफेस पे। बॉडी वेव ही सरफेस वेव को जनरेट करती है, राइट। ये बोल सकते हैं हम कि बॉडी वेव ही किसको जनरेट करती है? सरफेस वेव्स को जनरेट करती हैं। अगर बॉडी वेव सरफेस वेव को जनरेट करती है, उसके बाद सरफेस वेव मूव करती है, और सरफेस वेव का हमने रोल देखा था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो क्या पढ़ना था? हम लोगों को क्या पढ़ना था? इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इंटीरियर कहाँ से हमको पता चलता है? बॉडी वेव्स के थ्रू। बॉडी वेव्स फर्दर दो टाइप की थी, पी वेव और एस वेव, यही देखा था हम लोगों ने। हाँ, अब पी वेव और एस वेव के कॉम्बिनेशन से क्या होता है हमेशा? स्ट्रक्चर कोलैप्स। पी वेव और एस वेव के कॉम्बिनेशन से क्या होता है हमेशा? स्ट्रक्चर कोलैप्स। अब वो कैसे होता है उसको समझते हैं। अच्छा, पी वेव को हमने किसके जैसा देखा था? पी वेव इज लाइक द साउंड वेव्स, यही देखा था हम लोगों ने। पी वेव किसके जैसी थी? साउंड वेव के जैसी थी। और साउंड वेव कैसी रहती है वैसे? साउंड वेव किस में हाँ बताओ जल्दी से। अब देखना, मीडियम वाला बात नहीं बता रहा हूं, अब देखना मैं बताता हूं स्ट्रक्चर कोलैप्स कैसे होता है। भाई एक थी पी वेव और एक थी एस वेव, ये देखी थी पी एंड एस वेव हम लोगों ने देखी थी। अब देखना ध्यान से, पी वेव कहां से ट्रेवल करती है? सॉलिड लिक्विड गैस। एंड पी वेव इज लाइक द साउंड वेव। पी वेव किसके जैसी है? साउंड वेव। अब अगर साउंड वेव मैंने लिखा है तो साउंड वेव की एक और खासियत है, साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेवल करती है क्या? मुझसे आप तक आ रही है, डेफिनेटली सबके पास आ रही है, लेकिन ध्यान से देखना, ग्रेसी को थोड़ी मेरी आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे रही है, जश को कम, आर्यांश को और कम, मंथन को और कम, और जो पीछे बैठते जाएगा उसको मेरी आवाज क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम सुनाई देती जाएगी। शायद ये भंवरकुआ चौराहे पे जो खड़ा होगा उसको मेरी आवाज कैसी सुनाई देगी? आएगी नहीं, बट एक्चुअली वेव्स ऐसी ही चलती। देखो ग्रेसी को सबसे तेज क्यों सुनाई दे रही? कि वेव ऐसे ही चलती है और फिर धीरे धीरे वो क्या होती जाती है? ऐसी होती जाती है, यही होता है। सो दिस इज साउंड वेव। साउंड वेव इज लाइक द पी वेव। तो पी वेव में वेव वन प्लेस टू अनदर क्या कर रही है? मूव कर रही है। अच्छा, पी वेव का और अच्छा एग्जांपल समझना, हम लोग सब लोग बचपन में स्कूल में रो में खड़े होते थे, लाइन में खड़े होते थे, एक दूसरे कंधे पे अगर हाथ रख के खड़े हो जाएं, और अगर मैं लास्ट वाले को धक्का दूंगा तो क्या होगा? धक्का पास ऑन हो जाएगा, और आगे वाला, तो फिर एक कदम सब लोग फाइनली मूव कर जाएंगे, राइट। दूसरा तरीका हो सकता है कि अब मैं लाइन में स्ट्रेट खड़े होने की बजाय सबके हाथ ऐसे पकड़ के खड़ा हूं। कैसे? मेरे बगल में मंथन है, उसके बगल में और कोई। अब मैं क्या करूं? एक को आगे करके ऐसा पीछे कर दूं, तो वो क्या होगा? आगे होगा, पीछे होगा, फिर आगे होगा, फिर पीछे होगा, और फाइनली अपनी जगह पे आकर रुक जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर मूव किया क्या? नहीं किया। सिर्फ उसने एक फिक्स पोजीशन पे क्या किया? रोटेशन किया, और वो रुक गया। यही हुआ भाई, ऐसे आगे पीछे हुआ, और फाइनली वो अपनी जगह पे आकर रुक गया। सो एस वेव इज लाइक द ओशनिक वेव। ओशन में वेव आती है, वेव में हमको क्या लगता है कि शायद पानी मूव कर रहा है, बट एक्चुअली वाटर मूव करता है क्या? नहीं करता है। तो देखना, ओशन वेव में ऐसे मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, और ये क्या हो रहा है? एक फिक्स पोजीशन पे हो रहा है। पार्टिकल मूव कर रहा है क्या? हाँ, बट इन अ पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन। सो एस वेव में क्या होता है? सिर्फ ऊपर नीचे होता है स्ट्रक्चर। मान लो कहीं पर अर्थक्वेक आया और केवल कौन सी वेव आई? एस वेव। एस वेव में मान लो इंदौर शहर में अर्थक्वेक आया, तो पूरा का पूरा इंदौर शहर ऊपर हो जाएगा धीरे से, पूरा का पूरा इंदौर शहर नीचे हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कोलैप्स होंगे क्या? नहीं होंगे। ये मान लो मैंने ये पेन रखा हुआ है, ये कोई भी इसके ऊपर मैंने सामान रख दिया, ये बॉटल रख दी फॉर एग्जांपल, ये मैंने बॉटल रख दी। अभी अर्थक्वेक की वेव कौन सी आई? एस वेव। एस वेव ने धीरे से ऊपर किया, धीरे से नीचे किया। हाँ, जॉइंट पे जरूर हो सकता है स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए, जहां पर फोकस है उसके हो सकता है जॉइंट वगैरह पे हो जाए, लेकिन ओवरऑल ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा क्या? एस वेव इज लाइक दिस ओनली। अभी स्ट्रक्चर गिरा नहीं। अच्छा, पी वेव में पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर मूव करता है। मान लो सिर्फ पी वेव आ रही होती, पी वेव कहां थी अपनी? कौन सी है पी वेव? मान लो पी वेव आ रही होती, पी वेव आती तो पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर मूव कर जाता कुछ इस टाइप से। तो अभी भी बॉटल गिर रही है क्या? सिर्फ पी वेव आई तो
पी वेव आई तो बॉटल ऐसी मूव करेगी, पूरा इंदौर शहर कहीं मूव कर जाएगा, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ क्या? नहीं। स्ट्रक्चर कोलैप्स कब होगा? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पी वेव एंड एस वेव। देखें आप कैसे भाई, देखना एस वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है और पी वेव में आगे जा रहा है। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो ऊपर नीचे और आगे पीछे, अब हिचकोले खा रही है बॉटल, तो अब क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। सो स्ट्रक्चर कोलैप्स कहां होगा? जहां पर दोनों आएंगी, पी वेव और एस वेव। अच्छा, पी वेव और एस वेव दोनों कहां आएंगी? हमने देखा था वो कितने डिग्रीज तक आती है, बताओ जल्दी से। यहां तक। और ये कौन सा एंगल था? 105 डिग्री। ये वाला भी कौन सा था? 105 डिग्री। तो जहां पर पी वेव और एस वेव दोनों आएंगी सिर्फ वहीं पर क्या होगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स। तो यहां पर पी वेव एस वेव दोनों आ रही है तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, इस पोजीशन पे पी वेव तो आ रही है तो क्या स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस वेव नहीं आ रही। और जब तक लर्चिंग नहीं होगी, स्ट्रक्चर हिचकोले खाना चाहिए, सिर्फ ऊपर नीचे होने से गिरेगा? सिर्फ पूरा इंदौर मूव करेगा तो कुछ होगा? नहीं। कॉन्टिनेंट तो वैसे भी मूव कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट अगर ऊपर नीचे होकर ऐसे हिचकोले खाएगा तो अब बिल्डिंग गिर जाएगी। हाँ, तो बिल्डिंग क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पी वेव एंड एस वेव। और वो कहां रहते हैं? अराउंड 105 डिग्रीज तक। ऑब्वियस है, अगर यहां पर दिस इज द फोकस, अगर यहां फोकस पे मान लो अर्थक्वेक आया होगा तो उसके पास वाले एरिया में पी वेव एस वेव ज्यादा स्पीड से जाएंगी तो ज्यादा स्ट्रक्चर कोलैप्स होंगे। दूर जैसे जैसे जाते जाओगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि पी वेव की इंटेंसिटी कम होती है। मैंने बोला सबसे ज्यादा इसने सुना, फिर उसने सुना, भंवरकुआ वाले ने शायद बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अपने से 100 मीटर दूरी पे है। यही बोल सकता हूं मैं। सो स्ट्रक्चर कोलैप्स कब होगा अर्थक्वेक के केस में? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पी वेव एंड एस वेव। इजी था। इसलिए पी वेव का एक और नाम था, पी वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेव का एक नाम और क्या है? इसमें नहीं दिया हुआ इन लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं। पी वेव का एक और नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं? पी वेव का एक और नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये मैंने लिखवाया भी था, राइट। और एस वेव को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव को एक और नाम से क्या जानते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। ध्यान रहेगा, जिसके कारण स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, पी वेव और एस वेव के कारण। इजी था ये, है ना। फिर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स तो हम लोग देख चुके थे, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हम देख चुके थे। अब आज फिर हम क्या शुरू करेंगे? मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके हैं। अब भाई मेजर किसी भी चीज को करना है तो किसी ना किसी स्केल पे करना पड़ता होगा मेजर। देखो अर्थक्वेक को अगर सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊं मेजर कैसे करता हूं, सबसे इजीएस्ट तरीका, अभी स्केल के नाम नहीं बताऊं तो मैं, बड़ा इजी है। अर्थक्वेक आता है तो जमीन हिचकोले खाती है ना। सो अगर मैं कोई एक ऐसी पेंसिल टांग दूं, जो पेंसिल हिलेगी नहीं अगर अर्थक्वेक आएगा, लेकिन नीचे जो पेपर है वो तो हिलेगा ना। तो अगर पेपर हिलेगा तो पेंसिल उस पर क्या करेगी? निशान, मार्क बना देगी। तो कुछ ऐसे मार्क्स बन जाएंगे। तो अब ये मार्क जितने बड़े हैं मतलब उतना ज्यादा तीव्र अर्थक्वेक है, और जितने छोटे हैं मतलब उतना कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है। तो हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। अर्थक्वेक को दो स्केल पे मेजर करते हैं, एक को बोलते हैं रिक्टर स्केल और एक को बोलते हैं मर्काइली स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल और मर्काइली स्केल। पहला जो अर्थक्वेक है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केल। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। यह अर्थक्वेक को मेजर करता है बिटवीन 1 to 10। ये नंबर देता है अर्थक्वेक को। बोले अर्थक्वेक कितना तेज था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने तक देता है? 10 तक। 10 मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। क्या हो गया? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और 1 मतलब लीस्ट डिस्ट्रक्शन। समझ में आया? सर जैसे आप मतलब पेंसिल वो नहीं करती है, अपनी जगह पे हिलती नहीं है, तो अर्थक्वेक में तो वो भी हिलनी चाहिए। अब वो पेंसिल को कैसे लगाया होगा उन्होंने, कोई यूज करके ऐसा सिस्टम कि पेंसिल मूव ना करे, है ना। वो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा, जैसा भी है साइंटिफिक तरीके से। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना जो मैग्नीट्यूड स्केल है ये क्या मेजर करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अब एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या? देखना अर्थक्वेक दो जगह आ सकते हैं। एक आया मान लो दिल्ली में, दिल्ली में अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंगें बहुत गिरेगी, बहुत मैन एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा, राइट। एक अर्थक्वेक आया कहीं जंगलों में, हिमालय में रोज अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ बहुत से अर्थक्वेक आते हैं, एक आया हिमालय में। अब जो मैग्नीट्यूड स्केल है, जो मर्काइली स्केल है, वो क्या मेजर कर रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर हिमालय में बहुत तीव्र इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा तो ये क्या बताएगा कितना अर्थक्वेक आया? बोले 10। यूजुअली जो 7 से ज्यादा रहते हैं ना अर्थक्वेक, जो 7 नंबर से ज्यादा स्केल मेजर करता है, वो कैसे रहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर यही 10 नंबर का अर्थक्वेक मान लो आया हिमालय में, वहां कोई रह रहा था क्या? पहाड़ के टॉप पे आया, किसी को फर्क पड़ा? कोई आदमी का नुकसान हुआ? कोई डेथ हुई? किसी की कैजुअलिटी हुई? कोई प्रॉपर्टी का लॉस हुआ? नहीं। बट फिर भी अर्थक्वेक क्या बोलेगा? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है? 10। जबकि उससे शहर पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं। अब ऑन दी अदर हैंड मान लो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, पर वो अर्थक्वेक कहां आया? दिल्ली शहर में।
अब शायद उसने मैन और प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, फिर भी हो सकता है अर्थक्वेक उसको कितना बताया, बोले 4 या 5 नंबर का ही है, बट उससे हो सकता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन दिल्ली शहर में हो गया हो, राइट। सो इट इज मोर और लेस ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ये सच में हकीकत बता पा रहा है कि हमको नहीं, लेकिन ये मेजर किस पे कर रहा है, बिटवीन 1 to 10। 1 मतलब मिनिमम डिस्ट्रक्शन एंड 10 मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या फिर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, यही बोल सकते हैं हम। सो मैग्नीट्यूड स्केल हमको क्या सही चीजें बताता है, नहीं। अब दूसरी एक चीज और है, मैग्नीट्यूड स्केल अर्थक्वेक को तब मेजर करता है जब ये जो स्केल है अर्थक्वेक से कम 500 to 600 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल नेपाल में अर्थक्वेक आया काठमांडू में, तो ये यहां पर मेजर हो पाएगा क्या इस स्केल से, नहीं, क्योंकि ये स्केल को कम से कम कितनी दूर रखना पड़ेगा, जहां अर्थक्वेक आता वहां से 500-600 किलोमीटर दूर। तो ये भी इसकी प्रॉब्लम है। मेजर मैग्नीट्यूड एक्यूरेटली इफ सिस्मोमीटर बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, इज प्लेस्ड मोर देन 600 किलोमीटर फ्रॉम द एपिसेंटर या फिर फोकस, बोल सकता हूं मैं, यही बोल सकता हूं। तो ये कब मेजर करेगा, जहां अर्थक्वेक आ रहा है उससे सिस्मोमीटर कितनी दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 600 किलोमीटर। तो ये स्केल में मजा नहीं आया ना। कौन सा स्केल था, मैग्नीट्यूड स्केल या फिर रिक्टर स्केल, कितने पे मेजर करता है, बिटवीन 1 to 10। अर्णव को समझ नहीं आ रहा कि कुछ भी, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, डज नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग फॉर लार्जर अर्थक्वेक्स। अब इसमें ये प्रॉब्लम थी जिसके कारण दूसरे अर्थक्वेक के स्केल पे गए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, जिसको हम बोलते थे इंटेंसिटी स्केल, क्या बोलते थे, इंटेंसिटी स्केल या फिर मर्काइली स्केल, क्या बोलते थे, मर्काइली स्केल। ये भी अर्थक्वेक को मेजर करता है बिटवीन 1 to 12। ये किस पे मेजर करता है, बिटवीन 1 to 12 पे मेजर करता है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ बिटवीन 1 to 12। अब देखना ये अर्थक्वेक को कैसे मेजर करता है, ये मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ मैन एंड प्रॉपर्टी। कि भाई अर्थक्वेक आया, मान लो भले उसकी इंटेंसिटी बड़ी कम थी, है ना, बहुत कम इंटेंसिटी थी, तो उसको फिर अगर अपन इंटेंसिटी कम है तो रिक्टर स्केल उसको बताएगा 1 या 2 पे ही है, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल दिल्ली शहर के बीच में आया हो, सारी बिल्डिंगें ध्वस्त कर देगा, हाँ, तो उसमें ये वाला उसको कितने पे मेजर करेगा, 12, 10, 11, 12, राइट। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, मैन एंड प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान किया है। और अगर मान लो अर्थक्वेक बहुत तीव्र है, लेकिन वो कहां आ रहा है, कहीं मैम को कॉल कर दो बिठा के। अगर मान लो अर्थक्वेक कहां आता है, किसी जंगल वगैरह में आता है, कहां पर आता है, किसी जंगल वगैरह में आता है, बहुत तीव्र है, लेकिन उससे शहर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये इसको कितनी रीडिंग दिखाएगा, 1। क्यों, क्योंकि उससे मैन एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ क्या। तो देखना यहीं पर एक डिफरेंस भी हमको पता होना चाहिए। एक होता है वर्ड हजार्ड, क्या होता है, हैजार्ड, सबने सुना हुआ है, हैजार्ड एंड डिजास्टर, वर्ड तो सुने हुए ना। व्हाट इज हैजार्ड एंड व्हाट इज डिजास्टर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। हैजार्ड मतलब होता है पोटेंशियल डिजास्टर। मान लो अर्थक्वेक आया हिमालय में या किसी जंगल में, हमको उससे फर्क पड़ा नहीं, लेकिन वो हो सकता था भारत में भी आ जाता किसी शहर में, तब फर्क पड़ता, हाँ। सो हैजार्ड कैन बी अ पोटेंशियल डिजास्टर, बोला जा सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है वो दिल्ली में आ जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, डिजास्टर। जब तक बाढ़ आई, बाढ़ कहाँ आई, ऐसी जगह पे जहां पर कोई रहता नहीं था, तो हमको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो हमने कहा बोला ठीक है इट्स एन हैजार्ड। लेकिन अगर वही बाढ़ दिल्ली में यमुना रिवर में, ये गंगा नदी में आ जाती, गंगा प्लेन्स वगैरह में, तो फिर हम क्या बोलते, वो क्या है, डिजास्टर है। इजी था। अर्थक्वेक को 2 स्केल पे मेजर किया, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड को क्या बोला, रिक्टर, और इंटेंसिटी को क्या बोला, मर्काइली। मर्काइली कितने पे मेजर होता है, बिटवीन 1 to 12। इट इज मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, ध्यान रहेगा। ये कहां मेजर करता है, सरफेस, देयर बाय इंपैक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। मतलब मैन और प्रॉपर्टी का कितना लॉस हो गया, उसको ये क्या करता है, मेजर करता है। समझ में आया सबको, इजी था ये, कोई डिफिकल्टी, ठीक है। चलो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा यार, अच्छा ये स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, ठीक है, इसको क्लोज करके मैं दूसरी स्लाइड्स खोल लेता हूं। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हुई। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना उसका नाम क्या है, किसी को पता है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, इंटीरियर ऑफ अर्थ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटीरियर ऑफ, क्या स्टार्ट करना है आज, हम लोग क्या स्टार्ट करना है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अभी तक इंटीरियर की हेडिंग चल रही थी ना, अब वो समय आ गया जब हम क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ। चालू हो जाने दो इसको, ठीक है। किससे शुरुआत करेंगे आज हम, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अभी तक सारे एविडेंसेस वगैरह देख लिए इंटीरियर के। अर्थक्वेक से हमको कंप्लीट पिक्चर पता चलती है कि इंटीरियर की, हाँ, अर्थक्वेक में भी किससे, बॉडी वेव से, बॉडी वेव में भी किससे, पी वेव और एस वेव से। और सबसे परफेक्ट किससे पता चलती है, पी वेव। एस वेव तो सॉलिड में ही ट्रेवल करती थी, 2900 किलोमीटर की डेप्थ में जाके
रुक जाती थी, है ना। हाँ, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव, पी मतलब प्राइमरी वेव्स, बिल्कुल। आज हम लोग किससे शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो देखो फैमिलियर तो हम लोग अर्थ से ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को कंप्लीट कर लिया, ये समझ में आ रहा है। अर्थ का रेडियस कितना था वैसे, 6400 किलोमीटर, राइट। अब देखना हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, नेबुलर हाइपोथेसिस, हम लोगों ने पढ़ी थी ना नेबुलर हाइपोथेसिस। अच्छा, नेबुलर हाइपोथेसिस एक वर्ड के बारे में बताती है, वो किसके बारे में बताती है हम लोगों को, एक्रीशनरी प्रोसेस बताती है, एक्रीशनरी प्रोसेस। इस थ्योरी का एक और नाम था डेंसिटी डिफरेंशिएशन भी बोलते थे, क्यों, क्योंकि ये थ्योरी बताती थी कि सारे प्लैनेट किससे बने, गैस क्लाउड्स कंडेंस हुए उससे बने हुए हैं। जब गैस क्लाउड्स कंडेंस हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही थी क्योंकि लार्जर मास की बॉडी स्मॉलर मास को पास खींच रही थी, सब टकरा टकरा के बॉडीज कैसी होती जा रही थी, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। बट इनिशियली सारी चीज़ें कैसी थी, हॉट एंड मैग्मा के फॉर्म में थी, राइट। अब जब सब चीज़ें, अर्थ भी इनिशियली आग का गोला थी, हाँ, तो जो भी डेंसर मेटल्स थे वो कहाँ चले गए, जो भारी चीजें थी वो नीचे चली गई। सो हैवियर मेटल सिंक टुवर्ड्स द सेंटर और लाइटर मेटल कहाँ पे आ गए, सरफेस पे आ गए। इसलिए नेबुलर हाइपोथेसिस को हम डेंसिटी डिफरेंशिएशन भी बोलते थे। तो यही चीज लिखी हुई है, डेंसर एंड हैवियर मिनरल्स कोलैप्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड लाइटर मिनरल्स मूव्ड आउटवर्ड एंड फॉर्म द क्रस्ट। क्रस्ट क्या हो गया, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया क्योंकि वो ठंडा होना शुरू हो गया, लेकिन अर्थ आज भी अंदर से तो गर्म ही है ना, हाँ। अब जब भी हमको अर्थ का इंटीरियर पढ़ना है तो उसको अपन ब्लैंक स्लाइड पे देखते हैं। जब भी हमको क्या पढ़ना है, अर्थ का इंटीरियर पढ़ना है। सो अगेन जब भी हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टार्ट करेंगे तो इंटीरियर ऑफ अर्थ इस अपने आप में एक टॉपिक है, राइट। अब इस टॉपिक पे भी इनिशियली ह्यूमन बींग्स हमेशा से कुछ ना कुछ तो सोचता होगा कि अर्थ के अंदर क्या है ना। सो अगेन जो भी सोचता होगा वो अपना कॉन्सेप्ट भी बताता होगा दूसरों के साथ। कॉन्सेप्ट किस फॉर्म में बताता होगा, थ्योरी के फॉर्म में बताता होगा, राइट। तो देखना ऐसे तो हजारों थ्योरीज आई हैं लेकिन हम सबको यूज नहीं करेंगे। अब जिसको यूज करेंगे वो भी बताऊंगा कि उसी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, केवल बाकियों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हमको सबसे पहला रिलेवेंट कंसेप्ट जो बताया इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में वो किसने बताया, एडवर्ड स्वेस ने। किसने बताया, एडवर्ड स्वेस ने। अब ये एडवर्ड स्वेस को हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, एडवर्ड स्वेस का मॉडल गलत है लेकिन फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाद में अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक ज्योग्राफर उसको कहां पर यूज करेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यूज करेगा इस कॉन्सेप्ट को। अब एडवर्ड स्वेस ने किसके बारे में बताया हमको, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। सो एडवर्ड स्वेस सेज अर्थ इंटीरियर हैज 3 लेयर्स। इसने कितनी लेयर्स बताई, बोले इसमें कितनी लेयर है, 3 लेयर है। अच्छा आज भी 3 लेयर है क्या अर्थ के इंटीरियर में, हाँ। लेकिन ये जब कंसेप्ट दे रहा था तो इसको क्रस्ट मेंटल कोर नाम की चीज पता थी नहीं। सो इसकी 3 लेयर आज की 3 लेयर से अलग होने वाली थी, हाँ। तो ये देखना डायग्राम कैसे बनाता अर्थ का, ये इसने क्या बनाया अर्थ का डायग्राम। अब देखना अब ये कंप्लीट नहीं है, अब ये क्या हो गया है, कंप्लीट। अब इसने बोला देखना कि भाई ये यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओशन, पानी है ना, हाँ। यहां पर भी ये क्या है, पानी। अर्थ गोल है, हाँ, उसको भी ये चीज पता थी कि अर्थ क्या है, गोल है, ध्यान रहेगा। तो ये उसने क्या कर दिया, पानी। अब देखना वो क्या बताता है कि ये जो पानी के ऊपर वाले पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्टिनेंट्स। तो उसने भी क्या बोला, बोले ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स। ये भी क्या है, कॉन्टिनेंट्स। अब जिस पे पानी भरा हुआ है वो क्या है, ओशन का फ्लोर है। वो क्या है, ओशन का फ्लोर है। तो ओशन के फ्लोर को उसने ओशन फ्लोर तो बोला ही बोला, लेकिन साथ में उसने बताया कि किन मिनरल से बना। तो उसने इसको क्या नाम दिया, सीमा। क्या नाम दिया, सीमा। क्या नाम दिया, बोले सीमा। और जो कॉन्टिनेंट थे वो किससे बने थे, तो बोले सियाल। किससे बने थे, सियाल। सो कॉन्टिनेंट को क्या बोलता है, सियाल, और ओशन फ्लोर को क्या बोलता है, सीमा। ध्यान रहेगा, दिस इज ऑल्सो सियाल एंड दिस इज ऑल्सो सियाल। अब ये सियाल का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस सियाल, SI मतलब सिलिका एंड AL मतलब एल्यूमिनियम। तो जो हमारा क्रस्ट है वो मेनली किससे बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और ये उसने इजीली स्टडी कर लिया। रॉक्स को तो आप पढ़ सकते हो, उठा सकते हो, सरफेस पे उन रॉक्स की स्टडी कर सकते हो कि नहीं, इजीली। ओशन फ्लोर किससे बना हुआ है, सीमा। SI मतलब अगेन सिलिका एंड Ma मतलब मैग्नीशियम, ध्यान रहेगा, एंड Ma मतलब मैग्नीशियम। अब उससे पूछा कि आपने सियाल और सीमा तो बता दिया, बोले अंदर क्या है, तो बोले अंदर तो हैवियर मिनरल्स हैं, जिसको इसने क्या बोला, नाइफ। नेबुलर हाइपोथेसिस इसके समय आ चुकी थी तो इसको पता था ना कि हैवियर मेटल्स कहां चले गए, अंदर। नाइफ मतलब Na मतलब निकल एंड Fe मतलब आयरन। इजी है।
सो इसने क्या बताया, अर्थ हैज 3 लेयर, सियाल, सीमा एंड नाइफ। 3 लेयर हो गई, कौन कौन सी हो गई, सियाल, सीमा एंड नाइफ। इजी है। अब आगे भी बताता है बंदा, अब ये बोलता है आगे कि ये जो सियाल है, सीमा है, अब देखना असल में अभी हमको एक चीज पता है कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट पे 2 चीजें हैं, कॉन्टिनेंट भी और ओशियन फ्लोर भी है। वो दोनों किसका पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है, लेकिन ये दोनों को अलग अलग बताता, सियाल अलग है और बोले सीमा अलग है। अब ये एक लाइन बोलता है इसके बाद, ये बोलता है सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। ये क्या बोलता है, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। अच्छा, सियाल का मतलब क्या, व्हाट इज दिस सियाल, कॉन्टिनेंट्स, एंड व्हाट इज सीमा, ओशियन फ्लोर। तो ये क्या बताता है हमको, एडवर्ड स्वेस क्या बोलता है, कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर ओशियन फ्लोर। कॉन्टिनेंट किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, बोले ओशियन फ्लोर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अब मान लो दिस इज ओशियन फ्लोर, ये क्या है, ओशियन फ्लोर है। अगर ये ओशियन फ्लोर है, इसके ऊपर ये कॉन्टिनेंट रखे हुए हैं, अगर ये कॉन्टिनेंट ओशियन फ्लोर के ऊपर मूव करेंगे तो इनको स्क्रैच कर देंगे कि नहीं, ये देखो स्क्रैच करेंगे, है ना। तो ये जब कॉन्टिनेंट किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ओशियन फ्लोर के ऊपर, और वो उनको क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो उनका मलबा आगे इकट्ठा होगा, तो वो कॉन्टिनेंट पे इकट्ठा होकर क्या बना देते हैं, बोले माउंटेन्स भी बना देते हैं। ध्यान रहेगा। सो एडवर्ड स्वेस ने 3 लेयर बताई, सियाल, सीमा और नाइफ। बस इसके अलावा इसने कुछ बताया नहीं। अच्छा, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पता है ये गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये उस समय जब इसने दिया होगा तब तो एलिजिबल होगा। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वॉज यूज्ड बाय, इसको किसने यूज किया था, यूज्ड बाय एल्फ्रेड वैगनर। इसको किसने यूज करा था, एल्फ्रेड वैगनर। अब ये कौन है एल्फ्रेड वैगनर, और इन्होंने बहुत फेमस थ्योरी दी थी ज्योग्राफी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो वहां पर ये यूज होने वाला है, समझ में आया। तो हमने पहला मॉडल पढ़ा रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसका नाम क्या था, एडवर्ड स्वेस। 3 लेयर बताई उनने, सियाल, सीमा और नाइफ। इजी है, याद हो गई सब लोगों को। सियाल मतलब कॉन्टिनेंट, सीमा मतलब ओशियन फ्लोर, नाइफ मतलब अर्थ इंटीरियर, एंड सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। व्हाट डज इट मीन, कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर ओशियन फ्लोर, बोल सकते हैं। अब देखना, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, कहां लिखा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट मतलब मूव करना, तो यही तो बोल रहा है ये, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। नहीं बोल रहा है क्या ये, मतलब कॉन्टिनेंट इज फ्लोटिंग ओवर ओशियन फ्लोर। अगर कॉन्टिनेंट फ्लोट कर रहा है, मूव कर रहे हैं, तभी तो उसने थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ध्यान रहेगा। अब ये तो अर्लियर कॉन्सेप्ट है, अब हमको आज के कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेंगे कि आज हम अर्थ का इंटीरियर कैसे पढ़ते हैं। हमको अर्थक्वेक वेव से बहुत कुछ पता चला ना, तब उसको कंपाइल करने का टाइम आ गया है। सो आज जो हम मॉडल पढ़ते हैं रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट मॉडल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एंड कंटेम्पररी मॉडल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एंड कंटेम्पररी मॉडल्स रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ। आज जो हम मॉडल पढ़ते हैं रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो हम 2 टाइप के मॉडल पढ़ते हैं। कितने टाइप के मॉडल पढ़ते हैं, सो अर्थ इंटीरियर कैन बी स्टडीड इन 2 वेज। कितने तरीके से हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, 1 एंड 2। पहला जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं केमिकल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, केमिकल डिफरेंशिएशन। अब ये मत सोचना कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने वाले हैं, क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। तो नाम से बिल्कुल नहीं घबराना, नाम अभी तक सबके खतरनाक थे, सब में कुछ निकला एकदम इजी था। केमिकल डिफरेंशिएशन, दूसरा तरीका है फिजिकल डिफरेंशिएशन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फिजिकल डिफरेंशिएशन। अब व्हाट इज दिस केमिकल डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज दिस फिजिकल डिफरेंशिएशन। जब हम केमिकल डिफरेंशिएशन के थ्रू अर्थ की स्टडी करते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑफ व्हाट मिनरल्स अर्थ इज कंसिस्ट ऑफ, या फिर अर्थ इज मेड अप ऑफ। यही पढ़ना चाहेंगे हम, मेड अप ऑफ। देखना अब इसका मतलब क्या, बड़ा आसान है भाई। एडवर्ड स्वेस ने बताया था सियाल, सीमा और नाइफ, 3 लेयर यही बताई थी, सियाल, सीमा और नाइफ। व्हाट इज सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम क्या था, वो मिनरल्स। वो क्या थे, मिनरल्स। किन मिनरल से अर्थ बनी हुई है, जब उस टाइप की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिफरेंशिएशन। और व्हाट मिनरल्स, कंपोजिशन क्या है उसका, उन सब चीजों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिफरेंशिएशन। दूसरा तरीका है फिजिकल डिफरेंशिएशन। दूसरा तरीका क्या है, फिजिकल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई अर्थ में 3 लेयर है, देखो लेयर्स कुछ ऐसे ही हैं,
भाई यहाँ पर ये तो पानी भरा हुआ है, राइट, बीच बीच में कॉन्टिनेंट ऊपर उठे हुए हैं, यही बोल सकता हूँ। अर्थ एकदम स्ट्रेट तो है नहीं, बीच में अंदर क्या है, उसका इंटीरियर है, तो ये मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, क्रस्ट, बीच में क्या है, मेंटल, और अंदर क्या है बोले, कोर, यही है। तो देखना इन सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। क्रस्ट कैसा है बोले, सॉलिड। मेंटल कैसा है, मेंटल इज ऑल्सो सॉलिड, मगर जो अपर मेंटल है उस जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं वो कैसा है, सेमी मोल्टन, और सेमी मोल्टन का मतलब भी सॉलिड ही होता है, बट अंडर वेरी हाई प्रेशर ओनली इट कैन मेल्ट। सो जो मेंटल है, मेंटल में चाहे वो एस्थेनोस्फीयर क्यों ना हो, वो भी कैसा है, वो सेमी मोल्टन है, तो सेमी मोल्टन का मतलब भी क्या है, सॉलिड ही है, ध्यान रहेगा। कोर जो है, कोर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर बोले कैसा है, फ्लूइड, एंड वेरी हॉट फ्लूइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, पढ़ चुके हैं ना यार ये तो अपन इंटीरियर में। और इनर कोर कैसा है, अगेन सॉलिड। सो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, फिजिकल डिफरेंशिएशन में। कहां पढ़ेंगे, फिजिकल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें हम, केमिकल डिफरेंशिएशन से शुरुआत करें। शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, किससे शुरुआत कर रहे हैं, केमिकल डिफरेंशिएशन। किससे शुरुआत कर रहे हैं, केमिकल डिफरेंशिएशन, मीन्स ऑफ व्हाट अर्थ इज मेड अप ऑफ, यही पढ़ना चाहते हैं हम, ऑफ व्हाट अर्थ इज मेड अप ऑफ। क्लास में सारी चीजें याद हो जा रही है ना, इजी है। देखना अब अर्थ में 3 लेयर्स हैं, सबको पता है 3 लेयर्स हैं, हाँ 3 लेयर को अपन जल्दी से बना दें। वेट है ना, 3 लेयर अपन बना देते हैं। देखना जल्दी से, यही 3 लेयर है क्या, हाँ। सबसे पहली लेयर है ये, दिस इज वी कॉल इट क्रस्ट। फिर दूसरी लेयर है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। तीसरी लेयर है ये अंदर वाली, जिसको हम बोलते हैं कोर, लेकिन कोर 2 पार्ट में, दिस इज आउटर कोर एंड दिस इज इनर कोर। अच्छा इनकी सबकी हमको डेप्थ मालूम है ना कितनी है, क्रस्ट तो बोले बहुत पतला है, 30 to 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। कोर मेंटल कहाँ तक जाता है, अप टू 2900 किलोमीटर्स तक, मेंटल यहीं तक जाता है, हाँ। फिर आउटर कोर कितने डेप्थ तक जाता है, 4800 किलोमीटर्स तक, और अर्थ का सेंटर तो कितना है, 6400 किलोमीटर। ये तो हमने कर लिया था, राइट। अब इन्हीं लेयर्स को कौन बताएगा, केमिकल डिफरेंशिएशन। अच्छा ये लेयर्स हमको किसके थ्रू पता चलेगी, 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये किसने बताया था हमको, ये हमको किसने बताया था कि अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये किससे पता चला था हमको, ये पूरा का पूरा डायग्राम किसके थ्रू पता चला था, थ्रू अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स ने हमको ये चीज बताई थी ना कि अर्थ में 3 लेयर है। क्या बताया था इसने, अर्थ हैज हाउ मेनी लेयर्स, अर्थ हैज 3 लेयर्स। कौन कौन सी है वो 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यही थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब सबसे पहले हम किससे स्टडी शुरुआत करेंगे, क्रस्ट से। अब देखना पढ़ने के हिसाब से मैं अर्थ को ऐसा मान सकता हूं कि दिस इज अर्थ, ये सरफेस है, ये सरफेस है अर्थ का, और ये कितनी डेप्थ में, तो जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा मतलब मैं कहां जा रहा हूं, टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ अर्थ बोल सकता हूं। तो मैं ऐसा कुछ बनाऊं अर्थ को। सबसे पहले अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे पहले मैं किसकी स्टडी करूंगा, क्रस्ट की। सबसे पहले मैं किसकी स्टडी करूंगा, क्रस्ट की। तो अब देखना ये जो क्रस्ट है मेरा, ये जो क्रस्ट है मेरा, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एडवर्ड स्विस ने क्या बोला था, अर्थ हैज 3 लेयर, सियाल, सीमा और नाइफ, मतलब कॉन्टिनेंट, ओशियन फ्लोर और नाइफ, यही बोला था उसने। बट एक्चुअल में कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर दोनों किसका पार्ट है, क्रस्ट का। सो क्रस्ट हैज 2, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, एंड दूसरा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। अब भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, भाई क्रस्ट कितने टाइप की है, 2 टाइप की, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉन्टिनेंट्स एंड दिस इज ओशियन फ्लोर, ऐसे ही रहता है। अब देखना ओशियन फ्लोर के ऊपर क्या भरा हुआ, आप लोग बोलोगे यहां पर ये इस डेप्थ तक वाटर भरा हुआ है,
और जो वाटर के ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, कॉन्टिनेंट। बट एक्चुअली ये जो ओशन फ्लोर है, दिस ओशन फ्लोर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बस ये वाला पोर्शन पानी के नीचे डूबा हुआ है और ये वाला पोर्शन पानी के ऊपर है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलता हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। किससे बना हुआ है, सियाल। ये किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सीमा से। अच्छा, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। नीचे जाओगे 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल आएगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये मेंटल का ऊपरी ऊपरी भाग होगा। सो दिस इज अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपर मेंटल बोल सकते हैं। तो ये क्या है मेरा अपर मेंटल, या फिर एस्थीनोस्फीयर। क्या बोलूंगा मैं इसको, एस्थीनोस्फीयर। यहां पर क्या रहता है बताओ जल्दी से, मैग्मा। यहां पर क्या रहता है, मैग्मा। और मैग्मा ही क्या करता है, कभी कभी फ्लो भी करता है। ध्यान रहेगा, यहीं पे क्या है, मैग्मा फ्लो करता है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्रस्ट तो दोनों से मिलकर बना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट बोल सकते हैं। ओशियन फ्लोर मतलब ओशियनिक क्रस्ट। ये मिलके किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, मैग्मा के ऊपर। एडवर्ड स्वेस ने क्या बताया था कि कॉन्टिनेंट किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ओशियन फ्लोर के ऊपर, पर वो चीज गलत थी। बोथ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन फ्लोर इज फ्लोटिंग ओवर द एस्थीनोस्फीयर या फिर अपर मेंटल बोल सकते हैं। हाँ, अब हम लोग कौन सा डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं अभी, केमिकल डिफरेंशिएशन। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल डिफरेंशिएशन, मतलब ऑफ व्हाट अर्थ इज मेड अप ऑफ, यही पढ़ रहे हैं। तो अब जल्दी से देख लें, कॉन्टिनेंट किससे बना हुआ है, सियाल। क्या चीज, अच्छा ठंडा ला हो रहा है, लाओ टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ, गर्मी लग रही है तुम लोगों को, इधर बैठा करो, सही बात है, उधर दबक के बैठोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लाओ स्विंग ऑन कर देता हूँ, लड़ाई नहीं करो, ठीक है, स्विंग ऑन कर दिया, ओके। अब जल्दी से देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल डिफरेंशिएशन। उसमें हमको पता करना कौन किससे बना है, कॉन्टिनेंट किससे बना है, सियाल। ओशन फ्लोर किससे बना है, सीमा से बना है। एस्थीनोस्फीयर किससे बना हुआ है, मतलब मेंटल किससे बना हुआ है, हाँ, तो उसमें जो मिनरल है उसको हम बोलते हैं ऑलिवाइन। क्या बोलते हैं, ऑलिवाइन। किससे बना हुआ है, ऑलिवाइन। नया वर्ड समझ में आ गया। हाँ, अब ध्यान से देखना, पूरा का पूरा क्रस्ट किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, मेंटल के ऊपर। इजी है। सो सबसे पहले हमने क्या फिनिश किया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब सबकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें, सबकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है या ओशन फ्लोर थिक है, थिकनेस किसकी ज्यादा है, जस्ट बताएगा, विच इज थिकर, कौन ज्यादा मोटा है। डायग्राम में क्या दिख रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है, क्यों, क्योंकि पानी के ऊपर आया हुआ है। ओशन फ्लोर थिन है, रीजन क्या है कि उस पर पानी का इतना वेट है कि वो कंप्रेस हो गया है ना। सो सबकी थिकनेस अलग अलग है। इसकी थिकनेस कितनी है, इट इज थिकर, हाउ मच, 30 to 60 किलोमीटर थिक है। ये कितना गहरा है, 30 to 60 किलोमीटर थिक, 30 से लेकर 60 किलोमीटर तक गहराई है। उसके नीचे आपको क्या मिल जाएगा, मेंटल, राइट। अब आप बोलोगे सिर्फ 30 to 60 किलोमीटर ही डेप्थ है क्या, हाँ, कई जगह 30 और कई जगह 60। देखना फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर आप इंदौर में गड्ढा खोदोगे तो हो सकता है 30 किलोमीटर बाद क्या आ जाए, मेंटल। लेकिन मान लो अब आप कहाँ गड्ढा खोदने गए, हिमालयाज में, तो एक तो हिमालय कितना किलोमीटर हाइट क्या है उसकी, 9 किलोमीटर, उसके ऊपर से गड्ढा खोदोगे तो 9 किलोमीटर ये बढ़ गए। अब जो चीज जितनी ऊंची रहती है उसकी रूट्स उतनी नीचे तक रहती है ना। तो अगर मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, दिस ऐसे ही चलता है, ये यहाँ पर नीचे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंदौर या बाकी एरिया, ये क्या है हमारे फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज। अगर हिमालयाज ज्यादा ऊंचे हैं तो मेंटल में भी नीचे तक गए होंगे ना। इंदौर तो बस यहीं तक गया, ये कितनी डेप्थ होगी बोले 30 किलोमीटर, लेकिन ये वाली डेप्थ कितनी होगी, क्योंकि जो जितना ऊपर, जो पेड़ जितना बड़ा उसकी जड़ें उतनी गहरी। समझ में आया। सो थिकनेस मैंने वेरी क्यों करी, 30 to 60 क्यों लिखा, समझ में आया क्यों, क्योंकि कहीं वो 30 किलोमीटर है, कहीं वो 60 किलोमीटर है, उसकी डेप्थ है ये, राइट। हाँ, वेरी ऐसे करेगा कि हिमालय की डेप्थ कितनी है, हिमालय के टॉप, हिमालय भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है, हाँ, उसके टॉप से मेंटल में जाओगे तो कितना गहरा गड्ढा करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर। इंदौर से जाओगे तो शायद 30-40 किलोमीटर ही करना पड़ेगा, राइट। मेंटल लेवल पे नहीं होता है। देखो ऐसा भगवान ने लेयर्स को बिल्कुल इतना परफेक्ट नहीं बनाया कि ये क्रस्ट फिर बोले बिल्कुल एग्जैक्ट अंदर मेंटल एक दूसरे के अंदर घुस रही है। मान लो क्रस्ट भी एकदम प्लेन है क्या, कुछ इस टाइप से, राइट। अब मेंटल हो सकता है ऐसा हो कहीं पे, समझ रहे हो ये। तो यहाँ पर डेप्थ कम है, यहाँ पर डेप्थ ज्यादा है, ऐसा रहता है। इजी है। सो दिस इज क्रस्ट एंड मेंटल। सो अच्छा, क्रस्ट कैसा था, थिकर था। कितना थिक था बोले, कितना थिक था, 30 to 60 किलोमीटर थिक था। किससे बना था, सियाल से बना था।
अब जो चीजें सियाल से बनी हुई होती है उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं इट इज फेल्सिक। क्या बोलते हैं उसको अपन? फेल्सिक। सो फेल्सिक मतलब सियाल। क्या बोलते हैं? फेल्सिक। थिकर है ना? हाँ। कितना थिक है? इतना। अच्छा, कोई चीज ज्यादा थिक होती है तो उसकी डेंसिटी कैसी होती है? ज्यादा या कम? किसी चीज को कंप्रेस कर दोगे तो थिन हो जाएगा वो, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो इसकी डेंसिटी कैसी होती है? सो इट इज लेस डेंस। लिख सकता हूं मैं, इट इज लेस डेंस। इजी है? हाँ। अब मैं किसके ऊपर आ जाता हूं जल्दी से? ओशन फ्लोर। आ जाऊं ओशन फ्लोर के ऊपर। ओशन फ्लोर कैसा है? तो यहां पर लिखता हूं इट इज थिन। हाउ मच थिन? 3 to 5 किलोमीटर। सिर्फ कितना थिन है ये? 3 to 5 किलोमीटर। कितना थिन है? 3 to 5। किससे बना हुआ है? सीमा। जो सीमा से बनता है उसको बोलते हैं मेफिक। क्या बोलते हैं? मेफिक। जैसे उसको हमने क्या बोला था? फेल्सिक। तो ये क्या हो जाएगा? मेफिक। इजी है? थिन है। अच्छा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्या? हाँ, क्योंकि ये ज्यादा नीचे है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है। तो एक तो नीचे है, प्लस इसके ऊपर किसका वेट है? वाटर का वेट है, और वाटर नहीं तो इसको कंप्रेस कर दिया है। सो इट इज मोर डेंस। लिख सकता हूं मैं, इट इज मोर डेंस। इजी है? हम लोगों ने क्रस्ट देखा। क्रस्ट में 2 लेयर्स देखी। कौन कौन सी देखी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशिनिक क्रस्ट। ये देखा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में क्या क्या देखा बताओ जल्दी से। इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में क्या क्या देखा हम लोगों ने? यही बिना देखे बता सकते हो ना अब तो। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिक। किससे बना है? सियाल से। सियाल से बना है मतलब फेल्सिक। फिर और क्या देखा? 30 to 60 किलोमीटर। कैसा है ये? लेस डेंस है। फिर हमने क्या देखा? ओशिनिक क्रस्ट। ओशिनिक क्रस्ट कैसा है? थिन है। कितना है? 3 to 5 किलोमीटर। किससे बना है? सीमा। सीमा मतलब मेफिक। इजी है? एंड बोथ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशिनिक क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ये लोग? किसके ऊपर फ्लोट करते हैं ये लोग? हाँ, मेंटल। मेंटल में भी ओवर अपर मेंटल। ये बोलूंगा मैं। कहां पर फ्लोट कर रहे हैं ये लोग? अपर मेंटल। और अपर मेंटल का क्या नाम है? एस्थीनोस्फीयर। ध्यान रहेगा, है ना? सो देखो, जब भी हम लोग अर्थ का डायग्राम बनाते हैं हम लोग क्रस्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी डेप्थ हो सकती है उसकी? 30 to 60 किलोमीटर, राइट? और अर्थ का पूरा रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो उसमें 3-5 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर ये मैटर करते हैं क्या? नहीं। इसलिए हम क्रस्ट को एक पतली लाइन से डिनोट करते हैं। लेकिन मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है, मतलब वो तो आएगा, अच्छा खासा एरिया कवर करेगा। समझ में आया ये? चलो एक बार अपन कहाँ देख लेते हैं अपने। हाँ, ये चीज भी बताना है मेरे को। चलो ठीक है, वो भी बताता हूँ अभी धीरे से। ये पहले हमने क्या देखा? एडवर्ड सोर्स। अभी धीरे धीरे और भी डिटेल्स हैं। सही बोल रहे हैं, अभी डिटेल्स पूरे फिल करे क्या मैंने? नहीं करे, ओवरडोज नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंट मॉडल ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, यही पढ़ रहे थे। पहला हमने किसका देखा? एडवर्ड सोर्स। व्हाट ही सेज अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, सियाल, सीमा एंड नाइफ। नाइफ इज द डेंसेस्ट। ये नाइफ क्या है? डेंसेस्ट लेयर है। डेंस मतलब इंटीरियर है, सबसे ज्यादा इंटीरियर में वही है, सबसे डेंस भी वही होगी। क्या दिया हुआ उसने? कितनी दी हुई है? 13 to 14। व्हाट इज दिस 13 to 14? इसकी यूनिट क्यों नहीं लिखी उसने? ये सारी डेंसिटी किससे कंपेयर हो रही है? वाटर से। तो वाटर की डेंसिटी कितनी मान के चलते हैं हम? 1। ध्यान रहेगा। सो 1 के कंपैरिजन में ये इतनी है। फिर हमने आर्थर होम्स भी है, वेंडर ग्रैच भी है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ऑप्शनल में आती है। फिर हम लोग कौन से मॉडल पढ़ रहे थे? प्रेजेंट एंड कंटेम्पररी मॉडल। इसमें अर्थ को 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, राइट? केमिकल एंड फिजिकल डिफरेंशिएशन। केमिकल डिफरेंशिएशन मीन्स ऑफ व्हाट अर्थ इज मेड अप ऑफ, व्हाट मिनरल्स, रॉक्स एंड प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट। किस टाइप के मिनरल्स हैं, किस टाइप के रॉक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। फिजिकल डिफरेंशिएशन में मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये देखा था। हाँ, फिर 3 लेयर्स देखी थी। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन सी लेयर्स थी? ठीक है। अब जो क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर थी। क्रस्ट 2 टाइप के थे। कौन से? कॉन्टिनेंटल और ओशिनिक। अभी मेंटल तो अपन ने पढ़ा नहीं है, उसको होल्ड करते हैं, पहले क्रस्ट को देख लेते हैं। अच्छा, यही है क्या तीनों लेयर है ना? देखो हम लोगों ने अभी समझा क्रस्ट कैसा, एकदम थिन है। दिख रहा है कितना थिन सा है, बिल्कुल ऊपरी ऊपरी खोल है बस। फिर ये क्या? मेंटल। कोर 2 टाइप के, दिस इज आउटर और दिस इज इनर कोर, राइट? अब ये जो डायग्राम है ये हम अपनी अभी कॉपी में भी बनाएंगे। ये डायग्राम बनाना भी हम सीखेंगे, पर पहले पूरा एक बार क्रस्ट, मेंटल, कोर पढ़ लें, फिर लास्ट में इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, कहां से पता चला था उसके बारे में हमको? अर्थक्वेक वेव से पता चला था। सबको समझ में आ गया? फिर हमने पढ़ा क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट में हमने 2 देखी, कॉन्टिनेंटल और ओशिनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है? फेल्सिक। फेल्सिक मतलब किससे बनी है? वो सियाल से बनी है। अच्छा, अगर कोई पूछे उसका नेचर क्या है, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का नेचर क्या है? एसिडिक। ओशिनिक क्रस्ट का नेचर क्या है?
बेसिक। अब समझना बेसिक क्यों, बेस मतलब सॉल्ट, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर क्या है, ओशन है, वो पानी कैसा है, सॉल्टी वाटर है, तो वो तो कैसे होगा, बेसिक। अगर वो बेसिक है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। ये कैसा है, थिक है, कितना थिक है, अप टू 60 लिखा है, मतलब कितना 30 to 60 किलोमीटर, कितना थिक है 30 to 60 किलोमीटर। इसकी डेंसिटी कैसी है, कम, सो ये लाइट इन वेट है, सो इट इज लेस डेंस। और डेंसिटी कितनी है 2 to 2.5, किसके कंपैरिजन में, वाटर के। अगर वाटर की 1 है तो ओवरऑल क्रस्ट की कितनी है 2 to 2.5, ध्यान रहेगा। दे फ्लोट एंड नेवर सबडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स में समझाऊंगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी भी सबडक्ट नहीं होते हैं, एक बार बन गए दे आर फॉर एवर। अभी इसका मतलब क्या है, सारी चीजें बताएंगे अपन, विल्सन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में। अभी नहीं भी समझ में आया इस लाइन को स्किप करो फिलहाल के लिए। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट को क्या बोला हमने, मेफिक, क्योंकि किससे बना है, सीमा। इट इज बेसिक इन नेचर, है ना। बेसोल्टिक का मतलब होता है, ओशनिक क्रस्ट तब बनती है जब लावा बड़ी इजीली फ्लो करता है। लावा इजीली फ्लो करता है तो दूर दूर फैल जाता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये अपन वॉल्केनिज्म नाम के चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये कैसा है, थिन है, कितना थिन है बोले 3 to 5 किलोमीटर ओनली। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो 2 to 2.5 था, तो ये कितना है 3 to 3.5, डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल सकता हूं मैं। दे आर हैवी फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये हैवी वर्ड्स है, नहीं भी समझ में आते हैं, अभी लोड नहीं लेना, सब आएगा टाइम के साथ। ये बार बार सबडक्ट करते हैं, मतलब ये मेंटल में चले जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, पूरी विल्सन साइकिल को फॉर्म करते हैं। अब ये क्या होता है विल्सन साइकिल वगैरह, ये सब अपन आने वाली थ्योरीज में देखेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ दो। समझ में आया, ये हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना। अब देखना, अब वापस अपन चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ये सब तो अपन ने बना लिया। अब देखो क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल, मेंटल के बाद क्या आता है, कोर। अब मैं फिर से बनाऊं क्या क्रस्ट, देखना फिर से बनाता हूं क्रस्ट। दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशनिक क्रस्ट। अच्छा, क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल। अब मेंटल को भी मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, या फिर कुछ बुक्स में लिखा है अपर मेंटल, बीच वाला मिडिल, या फिर इंटरमीडिएट और फिर लोअर। तो मैं अभी किस में डिवाइड करता हूं, 2 ही पार्ट में डिवाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसके ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज अपर मेंटल। अपर मेंटल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे थे, एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर में ही क्या रहता है, मैग्मा या फिर लावा बोल सकते हैं। अगर अंदर रहता है तो मैग्मा, सरफेस पे आ गया तो बोला लावा, दोनों एक ही चीज है। अब ये कितनी डेप्थ तक रहता है, 400 किलोमीटर। कितनी डेप्थ तक चलता है अपर मेंटल, 400। देखो ये तो 30 to 60, ये 3 to 5 खत्म। हाँ, उसके बाद आ गया मेंटल, तो पहले अपर मेंटल फिर लोअर मेंटल बोल सकते हैं। अच्छा, लोअर मेंटल कितनी डेप्थ तक होगा, सोच के बताओ दिमाग लगा के। ये कितनी डेप्थ तक होगा अर्थ में, 2900 किलोमीटर, क्योंकि उसके बाद तो कोर आ जाता है ना। हाँ, सो दिस इज टू एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। लोअर मेंटल खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद क्या आता है, कोर। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले क्या आएगा, आउटर कोर, फिर क्या आएगा, इनर कोर, यही आएगा। हाँ, तो ये लाइन और खींच दूं मैं। अच्छा, आउटर कोर और इनर कोर की बाउंड्री कितने पे है, और फिर ये तो बिल्कुल 6400 किलोमीटर पे चले जाएंगे। ऐसा ही है कुछ अर्थ का इंटीरियर। हाँ, अब ध्यान से देखना कि ये जो लाइंस मैंने बताई हैं, एक्चुअली दे आर सेपरेटिंग डिफरेंट लेयर्स, कर रही कि नहीं। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से डिवाइड कर दिए, फिर मेंटल को कोर से डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन। बोल सकते हैं ना, लोअर मेंटल को आउटर कोर से, मतलब मेंटल को कोर से डिवाइड कर रही है। हाँ, ये वाली लाइन आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड कर रही है। यहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन को सोचो, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है, दिस लाइन, ये लाइन भी किसको सेपरेट कर रही है, क्रस्ट को किससे सेपरेट कर रही है, मेंटल से। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो लेयर्स हैं, जो लेयर्स को डिफरेंशिएट कर रही हैं, ये जो इमेजिनरी लाइंस, इनको हम ज्योग्राफी के टर्म्स में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। याद रहेगा। अब हर डिसकंटिन्यूटी का एक नाम रहता है, वो नाम भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है, अब भाई पढ़ना तो है ना, तो नाम भी याद करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी जो किसको डिवाइड कर रही है, क्रस्ट को किससे डिवाइड कर रही है, मेंटल से। अपर मेंटल या फिर मेंटल भी बोल सकता हूं, अपर मेंटल किसका पार्ट है, मेंटल का। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी जो क्रस्ट को मेंटल से या फिर क्रस्ट को अपर मेंटल से डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं मोहोर्स डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, MOHR, मोहोर्स डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, मोहोर्स डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रहेगा, अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर ये मेंटल कोर। समझ में आ रहा है।
अब ये वाली डिसकंटिन्यूटी को देखो, एक वो इंपॉर्टेंट थी, दूसरी ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल को किससे डिवाइड कर रही है? कोर से। इसको बोलते हैं गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, उपासना बताएगी इसको क्या बोलते हैं जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से डिवाइड कर रही है? इसको बोलते हैं रैपिटी या फिर बिर्च डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रैपिटी या फिर बिर्च डिसकंटिन्यूटी। जो आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी। अब बड़ा आसान है, फिर से समझना। डिसकंटिन्यूटी ने तो पागल कर दिया सबको, क्यों? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सुनना जल्दी से। क्रस्ट को मेंटल से कौन डिवाइड कर रहा है? मोर डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल को कोर से कौन डिवाइड कर रहा है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब बच गया अपर मेंटल लोअर मेंटल, उसको कौन डिवाइड कर रहा है? रैपिटी या बिर्च। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज नॉट ऑल एग्री विद दिस डिसकंटिन्यूटी। ज्यादातर साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसी डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। पर आउटर कोर और इनर कोर को कौन डिवाइड करता है? दैट इज लेमन्स डिसकंटिन्यूटी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 4800 किलोमीटर की डेप्थ पे क्या है, तो क्या बोलोगे आप लोग? लेमन्स। और लेमन का काम क्या है? आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करना। अच्छा, इनर को आउटर कोर किस फॉर्म में था? प्लाज्मा। इनर कोर किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। और ये जो आउटर कोर था इनर कोर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था स्पीड से, इसी के कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म भी था। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल डिफरेंशिएशन। क्रस्ट के बारे में तो पढ़ लिए। ये किससे बना हुआ है? सियाल। ये किससे बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। मेंटल किससे बना हुआ है? कोई पूछेगा तो किससे बना हुआ है? ऑलिवाइन। किससे बना हुआ है? ऑलिवाइन। अच्छा, अपर मेंटल में अगर मैग्मा था, मतलब ये कैसा था? सेमी मोल्टन फॉर्म में था। ये कैसे फॉर्म में था? सेमी मोल्टन। तो लोअर मेंटल किस फॉर्म में? सॉलिड। आउटर कोर प्लाज्मा। अच्छा, आउटर कोर किससे बना हुआ है? नाइफ। इनर कोर किससे बना हुआ है? मतलब निकेल और आयरन। तो जब दोनों निकेल और आयरन से बने हुए हैं, तो फिर ये प्लाज्मा स्टेट या फ्लूइड स्टेट में क्यों और ये सॉलिड स्टेट में क्यों है? ये आउटर कोर प्लाज्मा स्टेट में क्यों है, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे हीट तो सबसे ज्यादा गर्म तो ये है, अंदर वाला सबसे ज्यादा गर्म तो ये है, फिर भी ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। सो व्हाई आउटर कोर इज इन फ्लूइड फॉर्म या फिर प्लाज्मा स्टेट? सो दे आंसर रखना। इसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, और किसकी इंप्योरिटीज हैं? सिलिकेट्स की। और सिलिकेट कहाँ मिलते हैं? क्रस्ट में। सो क्रस्ट की कुछ इंप्योरिटीज कहाँ प्रेजेंट है? आउटर कोर में। सो इट इज इन प्लाज्मा स्टेट्स बिकॉज ऑफ सिलिकेट इंप्योरिटीज। अब ये क्या होता है बस फिलहाल याद करो और जिंदाबाद। समझ में आया? हर चीज का मतलब समझना है, क्या मुझे भी नहीं पता क्या होता है। सो आउटर कोर अगर कोई पूछे प्लाज्मा स्टेट में क्यों है, तो बिकॉज ऑफ सिलिकेट इंप्योरिटीज। ये किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ये किससे बना है? नाइफ। नाइफ। ये किससे बना है? वो किससे बना है? सियाल, सीमा, है ना। एडवर्ड स्वेस क्या बोलता था? सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। बट एक्चुअली क्या हो रहा है? क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर मेंटल। यही बोल सकते हैं। अब क्रस्ट का मतलब है, क्रस्ट के नीचे क्या है? एस्थीनोस्फीयर। और एस्थीनोस्फीयर किस फॉर्म में? सेमी मोल्टन फॉर्म में। तो मतलब अगर आप ओशन में आपने गड्ढा खोदा 3 से 5 किलोमीटर गहराई पे गए, तो तुरंत सेमी मोल्टन आ जाएगा क्या? नहीं। देखो, एक ट्रांजिशन फेज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, कहीं बड़े घने जंगल है, तो ऐसा होता है कि घने जंगल खत्म होते ही तुरंत रेगिस्तान आ जाता है? नहीं। धीरे धीरे पेड़ कम होना शुरू होते हैं, फिर ग्रासेज आ जाती, ग्रासलैंड टाइप का एरिया आ जाता, फिर पेड़ बड़ी दूर दूर दिखने लगते हैं ना, स्पेसिंग बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या शुरू होती है? डेजर्ट, है ना। यही होता है ना। सो बीच में ट्रांजिशन होता है ना। तो ऐसे ही क्रस्ट में भी होता है। ऐसा नहीं कि क्रस्ट से जैसे ही आप नीचे गए तुरंत आप कहाँ पहुंच जाओगे? मैग्मा में। नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट किस स्टेट में है? सॉलिड, है ना। क्रस्ट के बाद कुछ इस पोर्शन तक, ये वाला एरिया भी क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड या फिर बोला जाए रिजिड, है ना। असल में ये पोर्शन किसका है? अपर मेंटल का, लेकिन ये किस फॉर्म में? सॉलिड। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा? मैग्मा। तो ध्यान रहेगा। सो ये जो सॉलिड अपर पोर्शन है, दिस पोर्शन सॉलिड अपर पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। समझ में आ गया? सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? इट इज अप टू 200 किलोमीटर डेप्थ। और ये मैग्मा कहां तक था ओवरऑल? 400 किलोमीटर डेप्थ। याद रहेगा कि ज्यादा हो रहा है ओवरडोज? नहीं हो रहा ना। अब देखो लिथोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड है, बताओ जल्दी से मुझे। उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है क्या? हाँ, क्योंकि उसमें पूरा क्रस्ट इंक्लूड है। सो ओशनिक क्रस्ट भी इंक्लूड है, प्लस अपर मेंटल पूरा इंक्लूड है क्या? नहीं। क्या इंक्लूड है? अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यही बोल सकता हूं। अपर मेंटल का भी ऊपरी पार्ट है। सो अपर पार्ट ऑफ एस्थीनोस्फीयर। अब मैं अपर मेंटल नहीं बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा? सिर्फ एस्थीनोस्फीयर। ध्यान रहेगा।
सो अब मैं एक लाइन और बोलता हूं, अभी इसमें मेंटल वेंटल और नहीं बना रहा हूं मैं, बस इतना बना के बता रहा हूं। अब मैं एक लाइन बोलूं, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज ओशनिक क्रस्ट, दिस इज, ये पूरा क्या था, एस्थीनोस्फीयर, ये पूरा क्या था, एस्थीनोस्फीयर, और ये भी क्या था, अपर पार्ट ऑफ एस्थीनोस्फीयर, बोल सकता हूं मैं, एस्थीनोस्फीयर का भी ऊपरी ऊपरी भाग था। तो ये जो अप टू 200 किलोमीटर डेप्थ का सॉलिड पोर्शन है, रिजिड पोर्शन है, ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, मैग्मा के ऊपर। सो मैं ये लाइन लिख सकता हूं, देखना अभी मैं बार बार बोल रहा था, क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर मेंटल, ये क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर एस्थीनोस्फीयर। सो अब मैं एक नई लाइन बोल रहा हूं, देखना जो बुक्स में लिखी रहती है, लिथोस्फेयर या लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज फ्लोटिंग ओवर व्हाट, फ्लोटिंग ओवर क्या लिख दूं, हाँ बिल्कुल एस्थीनोस्फीयर लिख सकता हूं मैं। सबको समझ में आया, इसका मतलब क्या है, लिथोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, मैग्मा, हाँ मैग्मा या फिर एस्थीनोस्फीयर के ऊपर। अच्छा देखना, अगर ये मैग्मा मूव करेगा तो कॉन्टिनेंट भी मूव करेगा, ओशन भी मूव करेगा, राइट। एडवर्ड स्वेस तो क्या बोल रहा था कि कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर मूव कर रहा है, वो चीज गलत थी, वो अपन आने वाली थ्योरीज में और भी समझेंगे। ये समझ में आया सबको, हाँ। तो चलो जल्दी से एक बार अपने नोट्स देख लें क्या बोलते हैं। ये तो ओशन फ्लोर के बारे में मैंने बता दिया। फिर मेंटल को मैंने 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अपर, इंटरमीडिएट और लोअर। उनके बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, रैपिड या बिर्ज डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। अपर मेंटल को और नाम से क्या जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, एस्थीनोस्फीयर। कितनी डेप्थ तक है, 400 या 200, अरे 400 यार, लिथोस्फीयर है 200 किलोमीटर, ध्यान रहेगा, हाँ ये लिखा भी तो हुआ है यहाँ पे 400 किलोमीटर, ध्यान रहेगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट या फिर लोअर मेंटल, तो इसको मैंने ओवरऑल को क्लब करके क्या लिख दिया था, लोअर मेंटल। और ये किस स्टेट में, सॉलिड। ऊपर वाला किस स्टेट में, सेमी मोल्टन स्टेट में, राइट। यही है, ये किस स्टेट में, सॉलिड, ये किस स्टेट में, सॉलिड। यही सब देखा हम लोगों ने, हाँ। अच्छा कोर के बारे में भी देखा, आउटर कोर इनर कोर होती है, डायग्राम बना लिया। आउटर कोर किस फॉर्म में, प्लाज्मा, इनर कोर किस फॉर्म में, सॉलिड। यही है। मेंटल और कोर के बीच की बॉर्डर को क्या बोला था हमने, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये मेंटल कौन सा, लोअर या इंटरमीडिएट या अपर, ये कौन सा मेंटल है, बिल्कुल ये लोअर मेंटल है भाई, लोअर के बाद ही तो आएगा ना कोर, हाँ। फिर देखो आउटर कोर इनर कोर की बाउंड्री को क्या बोला था हमने, लेमन डिसकंटिन्यूटी, राइट। ये कितनी डेप्थ पर थी, 4800 किलोमीटर, ये देखा था। यहां पर लिखा हुआ मैंने एक लाइन, दिस अरेंजमेंट ऑफ आउटर कोर रिवॉल्विंग अराउंड इनर कोर इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये जो आउटर कोर है, सिलिकेट इंप्योरिटीज के कारण किस स्टेट में, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब वेरी हॉट फ्लूइड, किससे बना हुआ है, नाइफ से बना हुआ, किसके अराउंड घूमता है, इनर कोर के अराउंड, जो किसमें, सॉलिड में। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, 13 to 13.5, किसकी है, इनर कोर की। आउटर कोर की कम है, उससे मेंटल की और कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी, क्रस्ट की। यही होगा, यही डायग्राम अभी तक अपन ने समझा है ना, सबको समझ में आ गया। उसके बाद हमने किसके बारे में समझा, लिथोस्फीयर के बारे में भी समझा। अब ये फिजिकल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिथोस्फीयर बता रहा हूं। व्हाट इज लिथोस्फीयर, अपर 200 किलोमीटर हार्ड सरफेस, राइट। भाई क्रस्ट तो यहां खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ये ट्रांजिशन जोन है ना, और ये भी किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो ये जो ट्रांजिशन जोन वाला सॉलिड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। दैट इज हार्ड, रिजिड, सॉलिड। कितनी डेप्थ तक है, 200 किलोमीटर। इट इंक्लूड्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब बोथ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशनिक, बोल सकता हूं। अपर मेंटल, दैट इज हार्ड और ब्रिटल लेयर। उसके बाद ये जो नीचे वाली लेयर है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारी डेली लाइफ को इंपैक्ट कर पाती है नहीं। कोर में क्या चल रहा है हमको कभी पता नहीं लगता, ना वो हमको डेली इंपैक्ट करती है। समझ में आया। एक आध कोई बढ़िया सा डायग्राम हो तो दिखा दूं मैं। चलो एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन को करो पहले। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, क्या बोल रहा है। हाँ फर्स्ट है, मतलब ए आंसर आ रहा है।
बाकी जनता का क्या आ रहा है देख लेते हैं, चलो जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओशनिक क्रस्ट इज, किसके बारे में बात कर रहा, ओशन क्रस्ट के बारे में। अच्छा ओशन क्रस्ट के बारे में तुम लोगों को क्या पता है, डेंस है या लेस डेंस है, डेंस है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, बाकियों से तो लेस डेंस है, थिन है काफी, है ना, बेसिक इन नेचर है, यही सब चीजें पढ़ा है। हैवी फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स से, हाँ तो पूछ रहा ओशनिक क्रस्ट इज, अब जानकारी जो है बस उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इट इज लेस डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सही है या गलत है। इट इज मोर डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये गलत हो गई। अच्छा इसकी डेंसिटी कितनी थी वैसे, 3 to 3.5 थी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 2 to 2.5 थी, तो ये ज्यादा है, तो पहला गलत हो गया। तो जहां जहां 1 था मैं हटा दूं, मेरे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा ए और सी। देखो अब ए और सी में दोनों में 2 और 3 दिया हुआ है, मतलब 2 और 3 तो डेफिनेटली सही है। तो मैं 2 3 को रीड करने के पहले 4 को रीड कर लूं, 4 को रीड कर लूंगा, अगर 4 गलत हो गया तो मेरा आंसर ही आ जाएगा बिना 2 3 रीड के। तो पहले मैं किसको रीड करूंगा, 4th को। इट इज पुअर इन मैग्नीशियम बट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अच्छा ओशनिक क्रस्ट किससे बनी थी, इसलिए उसको अपन क्या बोलते थे, इट इज मेफिक। सीमा मतलब सिलिका और एम मतलब मैग्नीशियम, यही देखा था अपन लोगों ने। हाँ तो ये बोल रहा है इट इज पुअर इन मैग्नीशियम, इट इज पुअर है क्या मैग्नीशियम, इट इज रिच इन मैग्नीशियम, तो 4th तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो बट आगे बोल रहा है बट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम में कौन रिच था, दैट वाज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये किस में रिच था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो 4th मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग, 4th घटा दूं तो ये चला गया। अभी मैंने 2 3 को रीड किया है क्या, नहीं, पर वो सही है, बट फिर भी मैं इतना एडवांस हूं क्या कि छोड़ दूंगा, रीड जरूर करूंगा मैं। थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इरप्टेड मेंटल मटेरियल, भाई देखो सारी चीजें मेंटल से ही बनी, मेंटली तो सॉलिडिफाई हुआ तभी ओशनिक क्रस्ट भी बनी होगी, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ये बताओ चलो जल्दी से, इसको बता दो फटाफट क्या आ रहा है। वो तुम लोग समझो अभी क्या है, मैं वर्ड का कुछ मतलब नहीं, आंसर बताओ मुझे। तो एग्जाम में भी यही होता, हर वर्ड तुमको पता हो ये जरूरी है क्या, नहीं, अंदाज लगाओ। जश को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई डिस्कशन नहीं, अपना अपना आंसर देना है सबको, आता है तो दो, नहीं तो शांति से बैठो। अर्णव को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, सी होगा, बी मतलब कुछ बोल रहे हैं बी होगा, कुछ बोल रहे हैं सी होगा, है ना, चलो देख लेते हैं। हाँ शिवम क्या बोल रहा है, देखते हैं, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर खत्म करते हैं क्वेश्चन करके क्लास फिनिश। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एट्रीब्यूटेड टू डायनामो इफेक्ट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट विद इन द अर्थ। तुमको नहीं पता डायनामो मतलब कोई भी चीज मूविंग, इस टाइप का इमेजिन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट विद इन द अर्थ मूव कर रहा है क्या, चलो अभी नहीं पता तो फिलहाल इसको किस में रख दो, डाउट में। पहले दूसरे को तो पढ़ो, कुछ एलिमिनेशन वगैरह हो पा रही है क्या। सेकंड पढ़ो, इंटरेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड विद पार्टिकल फ्रॉम सोलर विंड सेटअप कंडीशन फॉर ऑरोरा फिनोमेना नियर द पोल्स। ये स्टेटमेंट सही है, अभी डायग्राम भी दिखाता हूं। देखो अर्थ ऐसे ही थी, ये अर्थ की क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, यही थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा जो सनलाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। अच्छा इंसोलेशन में गामा रेज भी होती है, एक्स रेज भी होती है, तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो गामा रेज और एक्स रेज रहती है उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि वो अर्थ के सरफेस पे ना पहुंचे। जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो गामा रेज और एक्स रेज टकराते हैं, तो अलग अलग की स्काई में लाइट पैदा करते हैं, और उस लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑरोरास। क्या बोलते हैं उस लाइट को हम, ऑरोरास। समझ में आया। सो देखो पहला स्टेटमेंट तो डाउट में था, दूसरा बिल्कुल सही है, अभी मैं डायग्राम भी बताऊंगा। पर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट भी करेक्ट है, वो यही होता है, आउटर कोर के अराउंड इनर कोर के अराउंड आउटर कोर रिवॉल्व करता तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। सो फर्स्ट भी क्या है, सही है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 और 2। अब ऑरोरास क्या होता है ये देखो, लेकिन ऑरोरास कहां दिखाई देता, देखो ये अर्थ, बिल्कुल वो कहां दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से गुजरती है, पोल्स के पास से गुजरती है, राइट। इक्वेटर के पास से गुजरती है क्या, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
अराउंड 40,000 किलोमीटर हाइट तक जाती हैं, मतलब बहुत दूर से ही क्या करती हैं, गामा रेज और एक्स रेज को दूर भगा देती हैं। तो पोल्स के पास से निकलती हैं काफ़ी, क्योंकि पोल्स के पास वेव्स भी कैसी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड सक्रिय रहती है। सो पोल्स की अगर आप रात में स्काई को देखोगे तो स्काई विल लुक लाइक दिस। और ये क्या दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं ऑरोराज। क्या बोलते हैं? और ये स्टैंड स्टिल नहीं रहता, अलग अलग लाइट ब्लिंक करती रहती है। अगर आप पोल्स के पास जाओगे तो स्काई कुछ कैसा दिखाई देगा, इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरोराज। अच्छा, नॉर्थ पोल पे भी दिखता होगा, साउथ पोल पे भी दिखता होगा, है ना? अगर नॉर्थ पोल पे दिखता है तो बोलते हैं ऑरोराज। क्या बोलते हैं? ऑरोराज। बोरियलिस, क्या बोलते हैं? बोरियलिस। और अगर साउथ में दिखता है तो वहां ऑस्ट्रेलिया है साउथ हेमिस्फीयर में पोल्स के पास, तो उसको बोलते हैं ऑरोराज ऑस्ट्रियलिस। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियलिस। ध्यान रहेगा, बट बोलते तो क्या है दोनों केस में, ऑरोराज। इजी है, ठीक है। अब कब कंटिन्यू करेंगे अपन? कल। समझ में आ गया? सही थे बिल्कुल, इन दोनों ने सही बोला था आंसर सी, तुमने बोला ही नहीं था आंसर। समझ में आ गया? अर्णव को समझ में आया? ऑरोराज वगैरह घर जाके और सर्च कर लोगे, ठीक है।